जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को हम साथ में देखते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। आज हम 26 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी जितनी भी है, मतलब खासकर अगर हम एडिटोरियल की बात करते हैं तो एडिटोरियल जो है वो इतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हर रोज की तरह जो एमसीक्यू है वो आपके सामने हाजिर है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान जो है उसको अगेन ग्रे लिस्ट जो है उसमें रखा गया है। तो इसीलिए अब फिर से इस पर क्वेश्चन जो है वो बनने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। दूसरा है कि FATF जो है वो काम करता है ताकि जो फंडिंग है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसे रोका जा सके। और तीसरा, FATF सेक्रेटरीट जो है लोकेटेड है एट दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, जिसका हेडक्वार्टर हमें पेरिस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दी होगी जवाब के साथ। तो इसका जवाब जो है वो देखने को मिलता है 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1989 में ग्रुप ऑफ 7 समिट पेरिस में, इनिशियली एग्जामिन करने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कॉम्बैट करने के लिए। अक्टूबर 2001 में FATF जो है उसने अपना मैंडेट जो है वो एक्सपांड किया और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसे रोकने का भी काम जो है वो इसने दामोदर संभाल लिया है, इन एडिशन टू मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। अप्रैल 2012 में जो फाइनेंसिंग होती है वेपन्स के मास डिस्ट्रक्शन के पॉलीफ्रेशन के लिए, उसे काउंटर करने का भी एफर्ट जो है उसने यहाँ पर ऐड कर दिया। मतलब सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का था। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं 2001 में तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो भी इंक्लूड हो गया। देन 2012 में अगर हम देखते हैं तो मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उसका जो विस्तार हो रहा है उसको रोकने की भी जो दामोदार है वो इसने यहाँ पर संभाल लिया था। तो तीनों स्टेटमेंट हमें सही देखने को मिलते हैं। तो आज के टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर जो एडिटोरियल्स है, एडिटोरियल्स एक तो ऐसे हैं कि जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर जो सेग्रीगेशन है इस तरीके से किया है GS 1, 2, 3, 4। ठीक है, जिससे कि हमें जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, पूरे न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने लिए हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, जो एडिटोरियल पर्सपेक्टिव से, मतलब मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। सबसे पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सेम सेक्स मैरिजेस यहाँ पर हेवोक कॉज करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को बोला है। तो ये हमारे GS 1 पर्सपेक्टिव से जो सोशल इश्यूज होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एडिटोरियल हो जाता है। और इसको हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे जो हमारा सेक्शन 377 है इसके डिटेल में जाकर। देन इंडिया और पाकिस्तान जो उसने यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। तो ये हमारे GS पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसके लिए टाइटर नॉर्म्स यहाँ पर लाए गए हैं। तो ये 2, 3 सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से नॉर्म्स लाए गए हैं ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो देखने को मिलता है। एंटी डिफेक्शन लॉ पर द हिंदू ने एडिटोरियल क्यों लाया है, क्योंकि पुदुचेरी जो है उसमें कुछ ऐसे हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब कभी जो पॉलिटिकल सिनारियो है किसी भी राज्य का, यूनियन टेरिटरी का, ऐसे डगबगा जाता है जहाँ पर जो सरकार में जिसकी भी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है उसमें से अगर कोई रेसिग्नेशन देता है या फिर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर देता है तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है। और इसीलिए जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो भी इसको छापने का काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो रहने वाला है, ये मैं आपको MM एकेडमी ऐप जो है उसमें जो पॉलिटिकल लेक्चर्स चलते हैं, ठीक है, उसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ का लेक्चर मैंने लिया था वो आपको यहाँ पर प्ले करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपको इंसाइट जो है वो मिल जाएगी। मतलब पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वही आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, पूरा नहीं लेकिन जो जो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट है वो पार्ट मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कंप्लीटली अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ जो एथिक्स से कंप्लीटली अवेलेबल है, और यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब GS 1 2 3 4 मज़ा आ जाएगा आपको। तो डाउनलोड करिए, लोएस्ट प्राइसेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो पाइए। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो डाउनलोड जरूर कीजिए। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर अब जानने की कोशिश करते हैं सेम सेक्स मैरिजेस यहाँ पर हैवॉक कॉज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा हाईकोर्ट को बोला है। अब ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो सेक्शन 377 है, मतलब जो रिकॉग्निशन है यहाँ पर, तो वो तो यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज कर दिया है कि अब यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर आप सेम सेक्स अगर जो कुछ भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो फिर अब यहाँ पर जब शादी की बात आ रही है, तो शादी जो है वो यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट में क्यों नहीं लाने को कह रही है सरकार? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये मुद्दे पर जाने के लिए, ये जो मुद्दा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सेंटर जो है उसने यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है एग्जिस्टिंग लॉ में मैरिजेस पर वो चेंज करने से मना कर दिया है। मतलब सेम सेक्स मैरिजेस जो है उसको रिकॉग्नाइज करने से यहाँ पर इनकार कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया है? इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो डिक्रिमिनलाइज कैसे किया गया है, होमोसेक्सुअल सेक्स को कैसे डिक्रिमिनलाइज किया गया है, ये यहाँ पर जानना जरूरी है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2018 में लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का हमें देखने को मिला था, जहाँ पर डिक्रिमिनलाइजेशन जो है वो यहाँ पर किया गया था होमोसेक्सुअल सेक्स इन इंडिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा हम पीछे जाते हैं और थोड़ा जो टाइमलाइन है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम सेक्शन 377 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सेक्शन 377 क्या कहता है? Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman, or animal shall be punishable with imprisonment for life or with imprisonment of either description for term which may extend to 10 years and shall be liable to fine। मतलब यहाँ पर बेसिकली बोला क्या जा रहा है, अगर यहाँ पर कार्नल इंटरकोर्स कोई करता है, मतलब जो नेचुरल है उसके व्यतिरिक्त अगर कोई करने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब वजाइनल ये सब जो होता है वो इंटरकोर्स नेचुरल हो गया, उसके व्यतिरिक्त अगर कोई कार्नल इंटरकोर्स जो है वो करने की कोशिश करता है और वो नेचर के अगेंस्ट में है, विद एनी मैन, किसी भी मैन के साथ, किसी भी वुमेन के साथ, किसी भी एनिमल के साथ, तो वो पनिशेबल रहेगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब देखिए, ये जो सेक्शन था इसके तहत बहुत ज़्यादा पावर जो है वो मिल गई थी। अगर हम बात करते हैं पुलिस बोलिए या जो भी हमारा जो संभालने वाला जो एक पैच है, उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी। मतलब इसमें कैसा था कि अगर दो बंदे हैं, ठीक है, वो गे भी नहीं है, दो बंदे हैं, नॉर्मल बंदे हैं, वो अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं कहीं पर और हाथ में हाथ डालकर पब्लिक प्लेस पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बातें वो पूरी कर रहे हैं कि भाई वो लड़की को देख कम खतरनाक है, वो लड़की देख तब जबरदस्त दिख रही है, ऐसे वैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो उसको सीधे पकड़ सकती थी कि हाँ भैया ये तो ये है, चलो पकड़ लो। मतलब इतनी पावर जो है वो सेक्शन 377 में हमें देखने को मिलती थी। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे जो एक्चुअल में गे थे वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने को भी तैयार नहीं थे। मतलब बहुत सारे ऐसे गे लोग थे जो HIV से जूझ रहे थे, जो काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन वो खुद को बताने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफेंस था, सीधा उनको पकड़ के प्रोसिक्यूशन जो है वो किया जा सकता था, है ना। फिर उसके बाद हमें नास फाउंडेशन जो है वो देखने को मिलता है, जिन्होंने चैलेंज किया सेक्शन 377 को, और ये चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 14 जो यहाँ पर इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात करता है, एंड आर्टिकल 21 जो यहाँ पर राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है, जो पर्सनल लिबर्टी है उसकी यहाँ पर बात करता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर चीज़ें जो है वो साफ साफ नजर आ रही थी कि हाँ यार, हमारे संविधान में ही आर्टिकल 14 का जिक्र किया गया है, जहाँ पर आप डिफ्रेंसिएशन जो है वो नहीं कर सकते हो। भले ही आर्टिकल 14 जो है उसकी खासियत क्या है एज कम्पेयर टू आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड सेम गोज फॉर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो सभी पर लागू होता है, मतलब वो अगर इंडियन सिटीजन है फिर भी, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है फिर भी उस पर भी लागू होता है, ठीक है। तो अब जब हम आर्टिकल 14-15 में देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पर आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है पर्सनल लिबर्टी की एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो यहाँ पर उससे क्या हो रहा है, उसकी डिग्निटी जो है वो यहाँ पर हैम्पर हो रही है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, 2009 में 2 जज बेंच जो है दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने यहाँ पर सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया और उसे स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे मतलब एक खुशहाल जो एक लहर है वो यहाँ पर चली गई,
खासकर अगर हम बात करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उसमें खुशी की लहर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी अपना यहाँ पर काम किया। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अगर अगर आप यहाँ पर होमोसेक्सुअल मतलब अगर आप इस तरीके के हो तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपको अगर इलेक्शन में खड़े होना है तो आपके लिए हम एक अलग कैटेगरी जो है वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेल फीमेल एंड अदर्स, तो यहाँ पर अदर जो है एक और कैटेगरी जो है यहाँ पर ऐड कर दी गई। तो यहाँ पर काफी खुशी का माहौल जो है और यहाँ पर बढ़ गया कि भैया आप इलेक्शन जो है वो भी ऑथेंटिक तरीके से लड़ सकते हैं, यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन फिर यहाँ पर पिक्चर जो है अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इतने आसानी से अगर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, कौशल जजमेंट जो है वो 2013 का हमें देखने को मिला। इसमें क्या हुआ, 2 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सेक्शन 377 को रिटेन कर दिया। मतलब उन्होंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था उसको यहाँ पर ओवरटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जजमेंट जो है वो आया था। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये रिवीजन करवा रहा हूँ। जब ये स्ट्रक डाउन किया गया था उस टाइम पर आपने वीडियो जो है वो भी देखा होगा मेरा, उस टाइम पर जो मैंने बनाया था, उसी के साथ साथ आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो ली होगी। यहाँ पर मैं आपका सिर्फ एक रिवीजन जो है वो करवा दे रहा हूँ। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जजमेंट जो है वो यहाँ पर आता है, उसमें थर्ड जेंडर जो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन द ह्यूमन राइट्स इशू। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉग्निशन जो है थर्ड जेंडर को वो यहाँ पर मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, वो चली जाती है। फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अब आपको ये भी पता होगा प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर्स बिल मतलब क्या होता है कि जो मंत्री नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है, अगर वो पार्लियामेंट में कोई बिल लेकर आता है तो उस बिल को कहा जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है, अब प्राइवेट मेंबर्स बिल मतलब ये नहीं है कि जो अपोजिशन वाला बिल लेकर आता है, जो मिनिस्टर नहीं है वो लेकर अगर आता है तो वो प्राइवेट मेंबर्स बिल रहेगा। अगर मिनिस्टर लेकर आता है तो फिर वो पब्लिक रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो शशि थरूर है उन्होंने यहाँ पर इसके लिए एक बिल लेकर आए। अब वो बिल जो उसकी चर्चा भी जो है वो करने की जरूरत जो है महसूस नहीं हुई थी हमारे पार्लियामेंट में। अब फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं फेब 2016, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को यहाँ पर जो जज ये है वो सिनारियो रेफर्ड किया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब क्या कि अब यहाँ पर 2 जजेस बेंच जो है वो नहीं देखेंगे, यहाँ पर अब 5 जजेस जो है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे। देन इन दी एंड 2018 तक आते आते यहाँ पर हमें जो फाइनल जजमेंट है वो मिल जाता है और सेक्शन 377 को जो डिक्रिमिनलाइज है वो कर दिया जाता है ना। तो अब ये फाइनल जो वर्डिक्ट है वो हमें देखने को मिला। लेकिन अब जब यहाँ पर बात आ रही है, क्योंकि अब जिन इन लोग अब साथ में रह रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, क्योंकि सब लीगलाइज्ड हो गया है, तो अब जब साथ में भी रह रहे हैं तो फिर यहाँ पर अब क्या आता है कि उनको भी एक बच्चा जो है वो चाहिए होता है। तो मतलब अब क्या है कि यहाँ पर बच्चा जो है वो अडॉप्ट करना है तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ जाते हैं। इसीलिए अब क्या है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे जो मैरिजेस है वो भी यहाँ पर लीगलाइज कर दो, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पर एक कपल है, हम यहाँ पर शादीशुदा है, वो यहाँ पर सामने आ जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो उसके लिए मना कर रही है। अब वो क्यों मना कर रही है ना, वो क्यों मना कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आती है राइट टू प्रिवेसी की। राइट टू प्रिवेसी आप सभी को पता है कि भैया हम यहाँ पर हमारी प्रिवेसी कि हम बेडरूम में क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, तो एक राइट टू प्रिवेसी आ जाता है, जिसके तहत यहाँ पर डिक्रिमिनलाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिला। अब जब डिक्रिमिनलाइजेशन देखने को मिला तो फिर शादी जो है वो यहाँ पर क्यों लीगलाइज नहीं की जा रही है, क्यों यहाँ पर नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो कई सारे मुद्दे आ रहे हैं ना, चाइल्ड अडॉप्शन का आ रहा है, बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटर जो है वो सीधा अपोज करता जा रहा है। अब गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट क्या दी जा रही है, सेंटर जो है वो आर्ग्यू कर रहा है कि साथ में रहना एज पार्टनर्स, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहना सेम सेक्स इंडिविजुअल के साथ, वो यहाँ पर इंडियन फैमिली के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, जहां पर हमें हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन इनका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। हस्बैंड और वाइफ जो है वो जब एक साथ आते हैं तब जाकर जो बच्चा है, बायोलॉजिकल जो बच्चा है वो पैदा होता हुआ हमें देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सेम सेक्स अगर यहाँ पर रह रहे हैं और वो अगर यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी है, साथ में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो बच्चा रहेगा बायोलॉजिकल बच्चा रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। यहाँ पर इसीलिए उसको इंडियन फैमिली के तौर पर, जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट जो है हस्बैंड का, वाइफ का, चिल्ड्रन का वो देखने को मिलता है बायोलॉजिकली, वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो नजर नहीं आएगा, है ना। इसीलिए अगर हम यहाँ पर इंटरफेरेंस करते हैं तो कंप्लीट हैवॉक जो है वो यहाँ पर कॉज हो जाएगा और बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉ जो है कंट्री में वो यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि यहाँ पर जो हस्बैंड एज बायोलॉजिकल मैन, वाइफ एज बायोलॉजिकल वुमेन, यहाँ पर अगर इसके व्यतिरिक्त हम कोई भी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन लेते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है वो अनवर्केबल हो जाएंगे, वो काम ही यहाँ पर नहीं कर पाएंगे अगर हम इस तरीके की चीज करते हैं तो।
इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है मैरिज का ऑफ सेम सेक्स पर्सन, ये यहाँ पर एग्जिस्टिंग पर्सनल जो एज वेल एज कोडिफाइड लॉ जो प्रोविजंस में दिए गए हैं उसका भी यहाँ पर वॉयलेशन रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब कंडीशंस ऑफ मैरिजेस जो भी हमारे यहाँ पर दिया गया उसका भी यहाँ पर वॉयलेशन रहेगा। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, आप जो भी बोल रहे हो ये हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज जो है यहाँ पर क्यों गवर्नमेंट ने बोला है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान जो उसने यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। अब यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट जो है उसमें क्या बोला गया है, तो अब इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने यहाँ पर अग्री किया टू सीज फायर ऑन दी LOC नवंबर 2003 में। क्या हुआ यहाँ पर जो LOC है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि दो हमें लाइन देखने को मिलती है, ये है LAC है ना, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड ये है LOC। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है कि ये डिमार्केटेड नहीं है और ये LOC जो है डिमार्केटेड मतलब क्या है, दोनों ही तरफ की गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। सीज फायर जो अलॉन्ग द बॉर्डर ये फर्स्ट इन्फोर्स की गई नवंबर 23 2003 में, फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके सहमति के साथ। अब यहाँ पर क्या हुआ, सीज फायर जो है ये ओवर द ईयर्स हेल्ड किया गया, लेकिन पुलवामा अटैक जो है वो हमें देखने को मिला 2019 में। उसके बाद से LOC जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया, LOC जो है काफ़ी ज़्यादा तवे पे आ गया है ना, काफ़ी ज़्यादा हमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पर LOC के दौरान देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर कंट्रीज जो उन्होंने अग्री किया है कि स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस जो है सभी अग्रीमेंट का, अंडरस्टैंडिंग का, सेंसेस का, यहाँ पर LOC जो उसे फायरिंग नहीं होनी चाहिए, इसका यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कोई भी ऐसी जो घटनाएं हैं जो यहाँ पर हो रही है कि LOC पर फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं होगी। मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल पीस जो है वो यहाँ पर अटेंड करना है। और इसके चलते जो दो डायरेक्टर जनरल है ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने अग्री किया है कि यहाँ पर जो कोर इश्यूज है उस पर यहाँ पर ध्यान देंगे रादर देन यहाँ पर पीस जो उसको डिस्टर्ब करने के। इन एडिशन यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, हॉटलाइंस, फ्लैग मीटिंग्स, ये भी यहाँ पर रखेंगे जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको हम यहाँ पर रिजॉल्व कर सकें। अब एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल जो है वो डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, सारी चीज़ें हैं है ना, जिससे क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको हम यहाँ पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में वेलकम किया इस डिसीजन का और राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर म्यूचुअली बेनिफिशियल और सस्टेनेबल पीस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर हम इस पर काम करते हैं तो जो भी जम्मू एंड कश्मीर में भी जो समस्याएं चल रही है उसका भी निवारण यहाँ पर जो है वो निकल सकता है। तो ये बेसिकली हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पर सोशल मीडिया जो है उसकी बात करते हैं। सोशल मीडिया जो उसकी नई गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर दी है सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव से। अब देखिए यहाँ पर क्या गाइडलाइन में क्या बताया गया है, मतलब जो बेसिक मुद्दे। अब देखिए सोशल मीडिया गाइडलाइन जो इसके बारे में आपको कई सारे जो एक्सप्लेन सीरीज बोलिए, उसी के साथ साथ जो एडिटोरियल्स है वो बोलिए, बहुत सारे एडिटोरियल अब हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको समझना है सबसे पहले कि क्या बताया गया है। तो यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है व्हाट्सएप, ये सभी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है उनको, कि यहाँ पर जो ओरिजिनेटर है अनलॉफुल मैसेजेस उसको यहाँ पर टैग किया जा सके, ट्रेस किया जा सके कि भैया बताओ कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से आया है, ये बताया जा सके, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम निकल कर आता है तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी ऐसी पोस्ट देखने को मिलती है कि जो दंगे फैला सकती है, जो भड़काऊ ये कर सकती है, उसको यहाँ पर फटाक से निकाल देना। ठीक है, अगर यहाँ पर फटाक से निकाल देते हैं तो फिर मतलब 24 या 36 घंटे के अंदर अंदर उसको निकाल देना। अगर वो निकाल देते हैं तो फिर ये जो सोशल मीडियाज है उन पर ही पूरी जिम्मेदारी जो है वो नहीं आएगी। अगर वो पता करने के बाद भी, बताने के बाद भी नहीं निकालते हैं तो फिर उन पर हो सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स। कैसे यूजर्स है, स्मॉल प्लेटफॉर्म जो है वो देखने को मिलते हैं और बिग प्लेटफॉर्म जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ट्विटर जो है ना, देन उसके बाद अगर हम देखते हैं इंस्टाग्राम है, तो काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स है ये, तो इनमें डिवाइड किया गया है। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो है उनको यहाँ पर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज है ना, ये सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो है मतलब स्मॉलर प्लेटफॉर्म जो है उनको यहाँ पर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है उसको यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा जो भी लॉ यहाँ पर एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो भी यहाँ पर ग्रीवेंसेस चल रहे हैं उन सभी के साथ। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये सब जो है रेसिडेंट रहेंगे इंडिया के, तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। कंसर्न जो यहाँ पर जताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर गाइडलाइंस लाई गई उसकी कंसर्न जो यहाँ पर जताए जा रहे हैं, नए रूल जो है यहाँ पर फार रीचिंग इंप्लीकेशंस देंगे। डिजिटल मीडिया है ना, क्लैश जो है विद ट्विटर, अदर फार्मर प्रोटेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें ये भी समझ में आ रहा है या फिर ऐसा ही बोला जा रहा है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसका यहाँ पर हैम्परिंग हो सकता है
कि गवर्नमेंट जो है उनको अगर ऐसा कुछ लगे कि उनके अगेंस्ट में कुछ जा रहा है तो फटाक से उनको इंटीमेशन दे दे कि चलो भैया निकाल दो, फटाफट फटाफट निकाल दो, है ना। तो इससे क्या हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो उस पर भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है, जो इंटरमीडिएटरीज को दिया जाता है अंडर सेक्शन 79 आईटी एक्ट, तो वो भी यहाँ पर उसका इरोजन हो सकता है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा जो है आगे करने वाले हैं अच्छे से, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आंसर कैसे लिखना उस पर्सपेक्टिव से हम चर्चा आगे करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे ये तीनों जो न्यूज़ एडिटोरियल्स है वो कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आखिरी जो यहाँ पर बचता है, तो जैसे मैंने आपको कहा एमएम एकेडमी पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें जो मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ का लेक्चर लिया हुआ है उसमें का जो इम्पोर्टेंट पैचेस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है एग्जाम्पल के थ्रू। फर्ज कीजिए कि हमारे पास दो पार्टीज है, अब वो इलेक्शन लड़ रही है। एक पार्टी है आम बॉलीवुड पार्टी और दूसरी है आम क्रिकेटर पार्टी। अब इनके कितने कितने लोग चुनकर आए हैं, तो आम बॉलीवुड पार्टी के अगर हम देखते हैं तो 6 लोग चुनकर आए हैं, और अगर हम आम क्रिकेटर पार्टी के देखते हैं तो टोटल 5 लोग जो है वो चुनकर आए हैं। मगर किसी को भी अगर सरकार बनाना है तो उनको कितने इसकी जरूरत है, 8 मेंबर्स की जरूरत है। अब किसी के पास भी 8 मेंबर्स नहीं आए हैं, तो आप बोलोगे सर लास्ट लेक्चर में आपने बताया था ना कोएलिशन सरकार, तो यहां पर गठबंधन जो उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन यहां पर अगर गठबंधन नहीं हो पा रहा है, अगर गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं, किसी मिनिमम प्रोग्राम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर क्या करें। तो ऐसे सिनारियों में पहले क्या हुआ करता था कि जो एमपीज है उनको खरीद लिया जाता था। मतलब क्या है, टोटल आपको कितने एमपीज चाहिए, टोटल चाहिए 8, है ना। अब यहाँ पर आम बॉलीवुड पार्टी के पास कितने हैं, 6, मतलब इनको और कितनों की जरूरत है, इनको जरूरत है 2 की। वही अगर हम आम क्रिकेटर पार्टी की देखते हैं तो 5 है, मतलब इनको कितने की जरूरत है, इनको जरूरत है 3 की। तो अब जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो कोशिश करेगा कि सामने वाली बाजू से खरीद लो। तो अब यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन साहब है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि चलिए आप और हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो यहाँ पर कौन करोड़पति बनेगा, हम करोड़पति देने के लिए तैयार है, हम करोड़ रुपए आपको यहाँ पर दे देंगे, तो चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ, हमारी तरफ कौन आ रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर धोनी और विराट कोहली जो है उन्होंने बोला चलो यार थोड़ा खिसक ही लेते हैं, थोड़ा खिसक जाते हैं, थोड़ा फिसल जाते हैं और करोड़पति बन ही जाते हैं बिना क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो इस तरीके से यहाँ पर धोनी और विराट कोहली जो है वो इस तरफ आ जाते हैं। अब देखिए सिर्फ समझाने के लिए है ये, ठीक है। अब यहाँ पर कौन करप्शन करता है नहीं करता है ये सब कुछ हम नहीं, हम सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विराट कोहली और धोनी जो है वो इस साइड आ गए, मतलब आम बॉलीवुड पार्टी के साइड आ गए। अब इनके पास टोटल कितने हो गए, टोटल इनके पास हो गए 8। मतलब अब यहाँ पर सरकार जो है वो किसकी बन गई, सरकार बन गई आम बॉलीवुड पार्टी की। मगर इससे क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी पार्टी बनती है आइडियोलॉजी के बेसिस पर कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है ना। किसी की होती है कि करप्शन मिटाना है, किसी की होती है कि हम इस तरीके, क्योंकि जितनी भी पार्टी से कोई ऐसी पार्टी बोलती है कि नहीं हमको देश का भला नहीं करना है, सभी बोलते हैं देश का भला करना है, मगर फिर भी सभी को जब देश का भला करना है, सभी की जब मंजिल एक है, तो फिर पार्टीज अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। ये समझते हैं कि ये करने से देश का भला होगा, ये समझती है ये करने से देश का भला होगा, है ना। तो आइडियोलॉजीज के बेसिस पर होता है। अब कोई इंसान अगर कांग्रेस पार्टी को बिलोंग कर रहा है, मतलब कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसको पसंद है इसलिए उसे ज्वाइन किया है। कोई इंसान अगर बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है, मतलब उसको बीजेपी की आइडियोलॉजी पसंद है इसलिए उसने बीजेपी को ज्वाइन किया है। कोई इंसान है अगर उसने फलाना ढिमकाना पार्टी को ज्वाइन किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी उसे पसंद है। क्लियर है। तो अब ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि अगर पैसों के लिए कोई अपनी पार्टी बदल देता है, मतलब अपनी आइडियोलॉजी बदल रहा है, तो ये अच्छा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज काफी प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, इसको कहते हैं हम हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, मतलब पैसों का व्यवहार इतना ज्यादा होता था। और पैसों का व्यवहार ये कैसे होने वाला है, ये क्या लीगल होने वाला है क्या, इलीगल ब्लैक मार्केट चलता था। तो करोड़ों करोड़ों की लेन देन होती थी, करोड़ों करोड़ों में जो एमपी से बेचे जाते थे, एमएलए बेचे जाते थे, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। और यही ना हो, इसी के वजह से कुछ ना कुछ चीज लाने की जरूरत थी, और वही हमें एंटी डिफेक्शन के रूप में देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई भी इंसान इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करता है, कोई भी इंसान पैसों के बहाव में अगर पार्टी चेंज कर देता है, तो फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर दो। यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। समझ में आ गया आपको, इतना आसान है समझने के लिए, इतना आसान है।
अब थोड़ा डिटेलिंग हम आगे देख लेंगे, यहाँ पर आपको क्रक्स जो है, ओवरऑल पिक्चर जो है वो समझना जरूरी था, इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया। अब आपको पूरा पिक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1985 का, ये हमें देखने को मिलता है और इसके तहत 10th शेड्यूल ऐड किया गया। याद है हमारे यहाँ पर कितने शेड्यूल है? हमारे यहाँ पर 12 शेड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे संविधान में। 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल कौन सा है? याद कीजिए, पीएम क्या है? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। 11th एंड 12th शेड्यूल। 9th शेड्यूल हमने देखा है, 9th शेड्यूल लाया गया था क्योंकि जो भी चीजें, जो भी लॉज, उसको अगर जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखना 9th शेड्यूल में डाल दो भाई साहब, है ना। हालांकि अभी वैसा नहीं है, लेकिन पहले तो वही लाया गया था ना 9th शेड्यूल, उसी के लिए। फिर उसके बाद हमें 10th शेड्यूल जो है वो देखने को मिलता है। 10th शेड्यूल में अगर हम देखें तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है। अगर इन शॉर्ट हम देखें, डिस्क्वालिफिकेशन किया जा रहा है उन एमपीज का, उन एमएलएस का, जो पैसों के बहाव में सिर्फ सरकार बननी चाहिए इसके लिए वो दल बदल कर रहे हैं। दल बदल, ठीक है, जो दल है उनका, उसको बदल कर दूसरे दल में चले जा रहे हैं। तो दल बदल ऐसा हो रहा है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दो, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही, डिस्क्वालीफाई कर दो। तो ये यहाँ पर 10th शेड्यूल जो है वो लाया गया है। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हो, सभी को डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, अगर ये जाने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ये अगर बीजेपी में है, अगर ये चले जाते हैं कांग्रेस में, तो फिर इनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कब जा रहे हैं? जब सरकार के इसमें, ऐसा नहीं है कि इनको आइडियोलॉजी अगर पसंद नहीं आई और फिर इनको अगर दल बदल करना है, तो वैसा स्वतंत्र तो है ना। लेकिन कब? खासकर तब जब सरकार बनाने की बारी हो और फिर अपने को पता चल रहा है हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से ये लोग दल बदल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सिनारियो में यहाँ पर डिफेक्शन जो है वो लगता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर फर्ज कीजिए कि जो बीजेपी है उसमें अगर स्प्लिट हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो मोटा भाई है और जो मोदी जी है, इनकी अगर नहीं पट रही है, मोदी जी बोल रहे हैं मित्रों ये होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है नहीं मैं मानता हूं ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों में मतभेद हो गए। तो फिर अगर यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है तो ऐसे सिनारियों में डिफेक्शन होगा क्या? अब देखिए, पहले ऐसा था कि इसमें डिफेक्शन नहीं माना जाता था, मतलब स्प्लिट अगर हो रहा है तो डिफेक्शन नहीं होगा भैया, उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में यहाँ पर 91st अमेंडमेंट आता है 2003 का, जिसके तहत ये माना जाता है कि हाँ ये भी डिफेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? अब प्रोविजंस क्या दिए गए हैं? डिस्क्वालिफिकेशन कब कब होंगे? पहला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई इंसान वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टी की छोड़ता है, मतलब यहाँ पर राहुल गांधी साहब है जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, अगर वो बोल रहा है कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ वॉलेंटरीली, है ना, खुद के मर्जी से अगर मैं यहाँ पर कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, तो फिर डिफेक्शन के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर आता है कि अगर पार्टी के विपरीत जाकर, पार्टी ने डायरेक्शन दी है कि हमें इसको वोट करना है, उसको वोट करना है, उसके विपरीत जाकर विदाउट परमिशन अगर उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। फर्ज कीजिए ना, बीजेपी ने एक आधा बिल लेकर आई, अब वो बिल के अपोज में कांग्रेस ने व्हिप निकाली कि उस बिल के अपोज में हमको वोट करना है, लेकिन राहुल गांधी साहब ने बोले नहीं मैं यहाँ पर बीजेपी के लिए वोट करूंगा। तो फिर ऐसे सिनारियों में क्या होगा? उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। अब इंडिपेंडेंट मेंबर क्या होता है कि आप किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हो, इंडिपेंडेंटली खड़े हो, इंडिपेंडेंटली भी आप चुनकर आ जाते हो। तो अब ऐसे सिनारियों में क्या होगा? तो अगर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है इलेक्शंस के बाद, ठीक है, तो फिर मतलब फॉर्स कीजिए कि यहाँ पर ये एंजेलिना जोली है, ये यहाँ पर एमपी बन जाए, थोड़ा ग्लैमर भी चाहिए ना हमारे लेक्चर्स में, तो यहाँ पर जो एंजेलिना जोली है वो अगर एमपी बन जाती है, तो फिर उसके बाद अगर वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेती है तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। भैया आप इंडिपेंडेंट थे, क्यों ज्वाइन किया? मतलब आपको खरीदा गया है ना, मतलब यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेट कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं 6 महीने, एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, जहां उन्होंने सीट ली है हाउस की, तो फिर यहाँ पर होगा नॉमिनेटेड मेंबर्स है, और थोड़ा बहुत ग्लैमर आ गया। नॉमिनेटेड मेंबर्स है, अगर वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं 6 महीने के बाद, मतलब यहाँ पर क्या है, आज अगर उनको नॉमिनेट किया गया है और फिर 1 या 2 दिन में अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन 6 मंथ्स हो गए हैं, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया तो फिर उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। समझ में आया?
तो यहाँ पर वो 6 महीने के पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स में कंफ्यूजन होता है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के बाहर जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ पार्टी किसी और पार्टी के साथ। मतलब क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब इसमें से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, इसमें से लेकर लोगों को इसके साथ मर्ज हो रहा है, तो फिर ऐसे सिनारियो में नहीं होगा। मर्जर जो है वो कैसा होना चाहिए, मतलब कितने लोगों को बाहर लेकर जाना चाहिए। समझ लीजिए यहाँ पर ये 10 लोग हैं, यहाँ पर ये 20 लोग हैं और यहाँ पर 5 लोग हैं। तो ये लोग, कुछ लोग इसमें से जाकर इसमें मर्ज हो रहे हैं, कितने लोग जाना चाहिए ये भी तो सवाल है ना। नहीं तो 1-2 लोगों को लेकर चला जाएगा, मर्ज कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब नहीं हो, तो हॉर्स ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी। तो टोटल यहाँ पर 2/3 जो है वो अगर जाएंगे मर्जर के लिए, तो फिर ये समझा जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पर जो पार्टी है वही अच्छा फंक्शन नहीं कर रही, इससे सभी लोग यहाँ पर निकलने, 2/3 निकलना मतलब ऑलमोस्ट पार्टी निकलने जैसा है ना। तो इसीलिए पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, फिर पार्टी में उनको मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो मर्ज कर रहे हैं, इसलिए उनको डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। तो मतलब फर्ज कीजिए कि आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर आम संस्कारी पार्टी है ना। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भैया संस्कार सिखा देंगे, आप आ जाओ हमारे पास। अब आम आदमी पार्टी जो है उनके पास 45 मेंबर्स है टोटल, ठीक है, फर्ज कीजिए ना 45 मेंबर्स है, उसमें से 2/3 अगर हम देखते हैं 45 के 30 लोग, अगर 30 लोग आम संस्कारी पार्टी में जाकर मर्ज हो जाते हैं तो फिर ये लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, जो 30 लोग रहेंगे डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 2/3 ध्यान में रखना है। पहले ये आंकड़ा 1/3 का था, पहले ये आंकड़ा 1/3 का था, लेकिन उसको निकाल दिया गया क्योंकि 1/3 मतलब बहुत ही कम होते हैं, है ना। साथ में किसी भी व्यक्ति के अगर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो वो आ ही जाएंगे उसके साथ 1/3, लेकिन 2/3 मतलब ऐसा होता है कि पूरी पार्टी जो है बहुत बड़ा हिस्सा निकल रहा है, आधे से ज्यादा हिस्सा निकल रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई आ जाता है ना, जैसे कि हमने देखा हुआ है कि जो लोकसभा है उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं, है ना। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हैं तो वहां पर स्पीकर होते हैं। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के, अगर वो वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ते हैं और फिर उसके बाद उनका टर्म खत्म होने के बाद, जब वो अब स्पीकर नहीं, उसके बाद टर्म खत्म होने के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इम्पार्शियलिटी जो है वो रहनी चाहिए ना, इम्पार्शियलिटी रहनी चाहिए, स्पीकर इम्पार्शियल रहना चाहिए। तो इसलिए ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन रहेगा, कौन डिसाइड करेगा डिफेक्शन के तहत इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, किसके पास जिम्मेदारी दी गई है? जिम्मेदारी है नागरिक के पास, कभी नहीं थी। तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हाउस के, उनके पास ये अथॉरिटी है, वो यहाँ पर देखेंगे कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है किसको नहीं। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन था ये बिल्कुल फाइनल था, मतलब इसमें जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन फिर उसके बाद हमें जो कोई तो केस है वो देखने को मिलता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तुम उसको नहीं निकाल सकते हो, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है, इसीलिए जुडिशियल रिव्यू होगा। तब से जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमें देखने को मिलता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं 10th शेड्यूल के अंतर्गत, ठीक है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, कर्नाटका का केस हुआ था एक बार। यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है हाउस के, रूल मेकिंग पावर, सभी रूल जो है वो 10th शेड्यूल से रिलेटेड वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बनाते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, फिर वो हाउस के सामने रखते हैं। 30 दिनों के अंदर अंदर हाउस जो उसको अप्रूव कर देता है। और उसी के साथ साथ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो सुओ मोटो ले सकते हैं क्या, हाँ भैया उसे दल बदली करती, चलो मैं उसको निकाल रहा हूँ, मैं उसको डिफेक्शन के तहत निकाल रहा हूँ ना। यहाँ पर रिटन कंप्लेंट जो है मेंबर्स ऑफ द हाउस से वो आनी चाहिए, तब जाकर वो कर सकते हैं। ये एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सुओ मोटो नहीं ले सकते, यहाँ पर रिटन कंप्लेंट आनी चाहिए फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द हाउस, तब जाकर वो सिनारियो में पढ़ सकते हैं और तब जाकर वो देखेंगे हाँ भैया इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये समझ में आ गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक मैं आपको एक केस बताता हूँ, कर्नाटका का केस हुआ था। उसमें क्या हुआ कि काफी सारे लोग, मतलब समझ लीजिए कि अब मैं पार्टीज के नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझ लीजिए कि ए पार्टी थी और बी पार्टी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए पार्टी जो है उन्होंने सरकार बना ली, फिर बीच में क्या होता है, इनका कार्यकाल तो 5 साल का रहेगा ना, लेकिन बीच में ही क्या होता है कि इस पार्टी के कुछ सदस्य
इस पार्टी में मिल जाते हैं, इस पार्टी में आ जाते हैं। अब इस पार्टी से उतने सदस्य निकलने की वजह से, ये पार्टी थी, इसमें से कुछ सदस्य निकल गए, तो ये पार्टी के पास अब स्ट्रेंथ रहेगी क्या? नहीं रहेगी। स्ट्रेंथ नहीं थी तो ये पार्टी गिर गई। अब ये जो लोग थे ये पार्टी के पास आ गए। अब ये पार्टी के पास मेजोरिटी हो गई, ये पार्टी चुनाव में, मतलब चुनाव नहीं, ये पार्टी के पास स्ट्रेंथ आने की वजह से ये पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। अब आप बोलोगे सर ये लोग तो डिस्क्वालीफाई होने चाहिए थे। जी हाँ, लोग डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन जब डिस्क्वालीफाई हुए तो सीट्स वैकेंट हो गई। सीट वैकेंट होने की वजह से जो स्ट्रेंथ थी वो भी तो नीचे आ गई। नहीं समझ में आया? अभी बताता हूं। देखिए क्या होता है कि फर्ज कीजिए टोटल टोटल 200 सीट्स है, ठीक है, हाउस की टोटल 200 सीट्स है। तो मार्क कितना क्रॉस होना चाहिए तब जाकर सरकार बना सकते हैं? आधे से एक ज्यादा, मतलब 101 का मार्क क्रॉस होना। जिसके पास 101 से ज्यादा एमएलए रहेंगे वो सरकार बना लेगी। लेकिन अब क्या है कि अगर सीट्स वैकेंट हो जाती है, सीट्स वैकेंट हो जाती है, तो अब यहाँ पर टोटल जो वैकेंट सीट्स है वो फर्ज कीजिए कि वो हो गई है 180, ठीक है, 100, मतलब 20 जो है 20 सीट्स वैकेंट हो गई है। तो अब टोटल सीट्स कितनी हो जाएगी? ये टोटल सीट्स ही 180 हो जाएगी। टोटल सीट्स ही 180 हो जाएगी, 200 नहीं रहेगी, 180 हो जाएगी। अब 180 जो है उसका आधा कितना? उसका आधा होता है 90, 91 सीट जिसके पास रहेगी वो जीत जाएंगे, है ना। यही सिनारियो यहाँ पर देखने को मिला कि भैया यहाँ पर जो पार्टी थी उनके कम थे लोग, है ना, वो कम थे। चलिए आपको मैं यही बता देता हूँ क्या हुआ था कि बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, अब बीजेपी जो है उसके सबसे ज्यादा सीट्स आई थी, सबसे ज्यादा, मतलब लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी। कांग्रेस के कम आए थे, लेकिन कांग्रेस ने मिलजुल कर सरकार बना ली, ठीक है। इनके 104 के आसपास आए थे, 104 के आसपास सीट्स आई थी बीजेपी की, और बाकी जो है बाकियों ने मिलकर जो मार्क है वो क्रॉस कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस में से लोग निकलकर इसमें आ गए, ठीक है, कांग्रेस और रीजनल पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने किया था। फिर उसके बाद रीजनल पार्टी और कांग्रेस के निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी में शामिल हो गए तो डिस्क्वालीफाई, ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। डिस्क्वालीफाई अगर हो गए तो फिर बट ऑब्वियस है कि इनकी सीट्स वैकेंट हो जाएगी। वैकेंट हो गई, सीट्स वैकेंट हो गई, मेजोरिटी नीचे आ गई। मेजोरिटी, अब मेजोरिटी के लिए चाहिए था 103 सीट्स, और बीजेपी के पास तो 104 थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो अपनी सरकार है वो बना ली। अब मेन मुद्दा जो मुझे आपको बताना था, ये तो ठीक है, ये तो आपको पता है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो गया होगा, लेकिन मेन मुद्दा जो मुझे बताना था कि जब बाई इलेक्शंस आने वाले थे, है ना, बाई इलेक्शंस जो है वो आने वाले थे। अब ये होता किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसका होता है? रूलिंग पार्टी का। पहले तो कांग्रेस रूल कर रही थी ना, कांग्रेस और रीजनल पार्टी रूल कर रही थी ना, है ना, कांग्रेस और रीजनल पार्टी रूल कर, मैं रीजनल पार्टी का नाम नहीं, मैं कांग्रेस ही लूंगा, ठीक है, कांग्रेस रूल कर रही थी ना। तो कांग्रेस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर थोड़ा इंक्लिनेशन तो रहेगा, सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जितने भी लोग उधर गए थे बीजेपी की तरफ सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और डिस्क्वालीफाई किया तो किया रे बाबा, उसके बाद उनको बोला कि अब तुम बाई इलेक्शन में ले ही नहीं सकते हो पार्टी से, 6 साल के लिए तुमको डिस्क्वालीफाई, 6 साल के लिए, मतलब जो भी 6 साल के अंदर इलेक्शन आएंगे तुम खड़े नहीं रह सकते हो। ये बोले भाई साहब ज्यादा कर रहे हो आप। ये चले गए सीधा कोर्ट में। कोर्ट ने बोला कि आप डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हो, लेकिन जब भी फिर से इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शंस में खड़े हो सकेंगे। क्या होता है? बाई इलेक्शंस होते हैं। ये जैसे मैंने आपको कहा कि 20 सीट जो है वैकेंट हो गई, तो ये 20 सीटों पर 6 महीने के अंदर अंदर फिर से इलेक्शन होता है। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होता है। तो ये 6 महीने के इलेक्शंस के लिए जो 20 लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे फिर से चुनकर आएंगे, फिर से खड़े हो पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि फिर वो अगला इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हैं, जब भी इलेक्शन होंगे तब वो लड़ सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में आता है। तो यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए भी चांस दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सीधा निकाल दिया गया, उनको क्लैरिफाई करने के लिए दिया जाता है क्यों तुमने दल बदली की है, क्या किया है, क्या वो किया है, ठीक है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव ध्यान में रखिए। और जब भी डिस्क्वालीफाई होते हैं, नेक्स्ट जब भी इलेक्शंस होंगे वो फिर से खड़े हो सकते हैं, उनको आप 6 साल के लिए बैन नहीं कर सकते हो। इवेल्युएशन अगर हम देखते हैं तो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन। एडवांटेज क्या है कि ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर दल बदली होती गई तो भैया कब किसके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, कौन किसको खरीद लेगा बता नहीं पाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पॉलिटिक्स में, जिसमें यहाँ पर जो पार्टीज है उनका चेक एंड बैलेंस मेंटेन करता है। डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट जो है पार्टीज का वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है, मतलब किस तरीके से मर्ज हो रहा है, किस तरीके से पार्टी मर्ज कर रही है, किस तरीके से एलिनिएशन हो रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। करप्शन जो है पॉलिटिकल लेवल पर वो रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर दल बदली हो तो फिर तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, करोड़ों करोड़ों रुपए में एमएलए एमपी को खरीदा जाएगा।
करप्शन हो रहा है, करप्शन कम होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जो है इस चीज को दिया गया, मतलब 10th शेड्यूल में डाला गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इस चीज को दिया गया। ये एडवांटेज आपको लिखना पड़ेगा अगर मेंस में आता है। डिसएडवांटेजेस भी इसके कई ज्यादा है, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है डिसेंट और डिफेक्शन में नहीं करता है। मतलब अगर जेन्युइनली अगर किसी इंसान को दल बदल कर जाना है, जेन्युइनली अगर किसी इंसान को उस पार्टी में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है और अगर उसको बदल कर जाना है, तो वैसे सिनारियों में ये डिसेंट में और डिफेक्शन में फर्क नहीं करता है ना। तो ये यहाँ पर काफी काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल डिफेक्शन होता है, ग्रुप डिफेक्शन होता है, इसका जो डिस्टिंग्विश है काफी इरेशनल है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप एक अकेले नहीं जा सकते हो, लेकिन झुंड में आप जा सकते हो। तो ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो लेजिस्लेटर है पार्टी से लेजिस्लेशन के बाहर ये सीधा आपको ढकेलता नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आप फिर से इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हो, है ना। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द एक्सपल्शन ऑफ लेजिस्लेटर फ्रॉम हिज पार्टी फॉर हिज एक्टिविटीज आउटसाइड द लेजिस्लेचर। तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसा है कि फर्ज कीजिए कि एक राहुल गांधी साहब है, ठीक है, राहुल गांधी साहब है, इन्होंने पार्टी ने भी जाहिर किया कि पार्टी ने बोला कि आपको कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करना है, लेकिन इन्होंने बीजेपी के फॉर में वोट कर दिया, तो डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, ये तो हाउस की बात हो गई। लेकिन हाउस के बाहर अब इन्होंने हाउस में क्या किया, हाउस में बीजेपी के अगेंस्ट में ही वोट किया, तो डिस्क्वालीफाई होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने हाउस के बाहर कांग्रेस को बहुत गालियां दी, कांग्रेस बहुत बेकार है, कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। तो फिर ये डिस्क्वालीफाई होंगे क्या? नहीं होंगे। मतलब जो लेजिस्लेचर है उसके बाहर जो भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट मेंबर अगर है तो ये इस तक कर सकता है, नॉमिनेट मेंबर्स है तो 6 महीने के अंदर अंदर कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है। तो ये इलॉजिकल है, इरेशनल है। क्या मतलब है ये सारी चीजों का, है ना। उसी के साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी गई है, तो ये भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? पहला तो ये है कि वो इम्पार्शियल नहीं रहता है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का रहता है, तो जो रूलिंग पार्टी बोलेगी उसी तरीके से चलता है। दूसरा जो है लीगल नॉलेज इसको नहीं होता है, जो ये क्योंकि वो नॉर्मली होता कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो एमपी होता है ना, मतलब चुनकर ही आया हुआ व्यक्ति होता है, तो उसको लीगल एस्पेक्ट के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब 91st अमेंडमेंट एक्ट देखिए, तो यहाँ पर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।